ओके, मई 23 का अमेंडमेंट फटाफट देखते हैं। पहले तो एक छोटा सा नोट डाल दिया है कि मई 23 का जो आरटीपी आया है, इट कंटेन्स अमेंडमेंट्स ऑफ 2021 एज वेल एज 22। सो मेनी अमेंडमेंट्स वर कवर्ड इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इसमें मई 22, नवंबर 22, वो वाले भी अमेंडमेंट्स है आरटीपी में डाले हुए हैं, तो वी नीड नॉट डू इट अगेन। सो दिस फाइल कंटेन्स ओनली द एडिशनल चेंजेस फॉर मई 23 अटेम्प्ट। तो ये याद रखना, इफ यू हैव नवंबर 22 बुक, you just have to refer this document for the extras or the changes। यहाँ पे ज्यादातर सिर्फ एडिशन या डिलीशन ही हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है लॉ में। डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट से। यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर में अमेंडमेंट है, दैट इज डायरेक्टर्स चैप्टर। पहला अमेंडमेंट जो है दैट इज रूल 6 रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डेटा बैंक वाला पार्ट है वो बहुत अमेंड हुआ है। इन लास्ट 3 अटेम्प्ट्स ये कंटिन्यूसली अमेंड होते जा रहे हैं। सो बी केयरफुल, ये एग्जाम में आ सकता है। ये एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, फटाफट देखना। फर्स्ट पॉइंट, इफ नेम इज रिमूव्ड ड्यू टू फेलियर टू पास एग्जाम विद इन 2 years, इट कैन बी रिस्टोर्ड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्लस 1,000 रुपीज का फीस देना होगा। तो रूल, ओरिजिनल रूल क्या था कि आपने आपका नाम जो है वो डेटा बैंक में इंक्लूड कराया, उसके बाद से 2 साल के अंदर आपको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना होता है। अगर जो आप ये पास नहीं करते हो इन 2 years, तो आपका नाम रिमूव किया जाएगा। एंड नाउ इफ यू वांट टू रीस्टोर इट, तो तुमको एप्लीकेशन करना है IICA को और 1,000 रुपए की फीस देनी है। His name shall be shown in a separate restored category for 1 year from the date of restoration। मतलब जब से ये रिस्टोर हो गया वहां से 1 साल तक उसका नाम जो ओरिजिनल डेटा बैंक है उसमें नहीं, बट एक रिस्टोर्ड कैटेगरी करके होगा, उसमें आएगा। विद इन विच ही शैल पास द एग्जाम। तो रिस्टोरेशन के 1 साल के अंदर उसको वापस ये एग्जाम पास करना होगा। पहले करना था 2 साल में, बट उसने वो नहीं किया था, तो अब एक वापस चांस मिल रहा है। वैलिडिटी ऑफ द फीस, if he passes the exam, then only the fee paid at the time of initial registration shall continue to be valid for the period for which it was paid initially। इसका मतलब क्या है? तो देखो, नेम इंक्लूड हुआ था डेटा बैंक में 1 Jan 22। फीस पेड फॉर 5 years। अपना रूल है ना कि आप उसको 1 year, 5 years या फिर लाइफ टाइम, ये 3 टेनोर है अपने पास ये डेटा बैंक में नाम इंक्लूड कराने का। तो समझो इसने 5 years के लिए ये फीस पे किया हुआ है, बट नो एग्जाम गिवन इन 2 years। इससे क्या हो गया? द नेम वॉज रिमूव्ड। फिर उसने रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन किया। विद इन 1 year ऑफ रिस्टोरेशन उसने एग्जाम भी पास कर लिया। तो ये जो फीस ओरिजिनली उसने पे किया था वो कब तक वैलिड रहेगा? जो 1 Jan 22 को उसने डेटा बैंक में नाम डलवाया था, यहां से 5 years तक वो वैलिड था। तो 1 Jan 22 से 31 December 26 तक इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? तो 1 Jan 22 है, मतलब 22 वाला पूरा साल हो गया। फिर 23, 24, 25 एंड 26, यहाँ पे +5 करके 27 मत कर देना, ये गड़बड़ बहुत लोग करते हैं। 2022 1 Jan था, तो वो खत्म होगा 31 December 26। तो यहां तक तुमने जो ओरिजिनली फीस पे किया था ना वो वैलिड रहने वाला है। ऐसा मत सोचना कि जब ही एग्जाम पास किया वहां से 5 साल तक वैलिड, ये गलत है। आपने जब ओरिजिनल जब ही नाम इंक्लूड कराया था वहां से 5 साल का था, तो उधर तक ही वैलिड होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इफ एग्जाम इज पास्ड विद इन 1 year, then name is included in the data bank, and if not passed, he will have to apply afresh। मतलब तुम्हारे पास टोटल अगर टाइमलाइन देखो तो पहले जब डेटा बैंक में तुम्हारा नाम इंक्लूड किया वहां से तुम्हारे पास 2 years थे टू पास द एग्जाम। अगर तुमने वो नहीं किया बट तुमने रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई किया, कोई बात नहीं, सेकेंड टाइमलाइन यहाँ पे शुरू होता है जब से तुम्हारा रिस्टोरेशन हुआ वहां से 1 साल तुमको मिलता है। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तुमने ये 1 साल में पास कर लिया तो तुम्हारा नाम डेटा बैंक, ओरिजिनल डेटा बैंक में आ जाएगा। बट अगर तुम ये भी नहीं करते हो, तो नाउ इफ यू वांट टू एनरोल अगेन, तो तुमको अफ्रेश एक नया सा एप्लीकेशन शुरू करना पड़ेगा। एंड पहले वाला जो भी तुम्हारा फीस वगैरह है वो सब गया, वहां पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। फिर रूल 8 में एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है
ये जो आंसर था, जब भी किसी को डायरेक्टर बनना होता है तो हमने देखा था कि उसको है ना डिन देना पड़ता है, तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, एंड उसको एक रिटन कंसेंट देना होता है टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। फॉर दैट पॉइंट एक छोटा सा एडिशन हुआ है। इफ डायरेक्टर इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो कोई भी कंट्री का अगर लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है इंडिया के साथ, और ये डायरेक्टर वो कंट्री का नेशनल या सिटीजन है, then necessary security clearance from Ministry of Home Affairs MHA of the Government of India must be attached with the consent. तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नेपाल के सिटीजन हो और तुमको इंडिया में आके डायरेक्टर बनना है, तो तुमको सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी अटैच करना होगा अलॉन्ग विद द कंसेंट। तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा सिक्योरिटी क्लियरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां से तुमको ये लेना है। ऐसा ही सेम पॉइंट रूल नंबर 10 में भी डाला हुआ है। रूल नंबर 10 था व्हेन यू आर अप्लाइंग यूजिंग DIR 3, और वहां पे ना एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता था, इफ यू रिमेम्बर। उसके एक महीने के अंदर CG अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। दिस वाज रिगार्डिंग द डिन एप्लीकेशन। किसी को भी अगर डिन चाहिए होता है तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे व्हेन यू सबमिट DIR 3, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है नॉर्मली, बट यहाँ पे एक कैच है, जो एडिशन अब हुआ है वो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। सेम फॉर नेशनल्स ऑफ द कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, application number shall be generated only if security clearance from the MHA of the government of India is attached with the application. तो अगर तुमको डिन भी चाहिए तो सेम तुमको ये सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो अटैच करना पड़ेगा, तभी जाके ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और फिर ही डिन मिलेगा। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। यहाँ पे वॉलेंटरी लिक्विडेशन का जो सेक्शन 59 है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड हो गया है कि अगर जो लिक्विडेटर आपने चूज किया था, इफ दैट लिक्विडेटर इज सपोज टू बी रिप्लेस, तो रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर के लिए पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अपॉइंट अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ लिक्विडेटर। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होगा? तो जो एनरोल हुआ है विद द IPA, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे ICA, ICSI वगैरह, उसने एग्जाम पास किया है, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है एंड सो ऑन। तो ये IP कोई भी आप लेके आओ जिसको आपको लिक्विडेटर बनाना है, तो यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें तुम रिप्लेस कर रहे हो पुराना वाला लिक्विडेटर। एंड द न्यू लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुआ है, ही विल इंटीमेट इन 7 days टू द IBBI। मतलब वो जैसे ही अपॉइंट हुआ, वहां से 7 दिन के अंदर IBBI को वो बता देगा कि मैं ये वाली कंपनी के वॉलेंटरी लिक्विडेशन में एज अ लिक्विडेटर आया हूँ, नया लिक्विडेटर। उसके बाद रूल 4 एंड सेक्शन 7, वेरी इजी। सेक्शन 7 जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का है, व्हेन दे आर अप्लाइंग टू द NCLT के ये कॉर्पोरेट डेटर का अपन इंसॉल्वेंसी शुरू करते हैं। तो वहां पे ये जो FC है, वो वाले पॉइंट, वो वाले सेक्शन में एक पॉइंट ऐड हो गया है। बिफोर फाइलिंग विद द NCLT, द एप्लीकेंट मतलब के फाइनेंशियल क्रेडिटर shall serve a copy of application to the registered office of the corporate debtor by registered or speed post, by hand or electronically। मतलब आप NCLT में जाओ उसके पहले आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन का कॉपी वो कॉर्पोरेट डेटर को देना है, जो बोरोवर है ना, जिसने डिफॉल्ट मारा है उसको देना है। इट इज लाइक अ वार्निंग। तुम ये CD को पूरा का पूरा एप्लीकेशन का कॉपी ही भेज दे रहे हो और उसके बाद तुम NCLT को दो, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। फिर रेगुलेशन 30, एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है। द लिक्विडेटर, पहली बात तो ये रेगुलेशन 30 में क्या है, तो देखो ऐसा था कि IRP जो था ना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसने एक पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू क्लेम्स कलेक्ट किए थे या क्लेम्स कोलेट किए थे। इफ यू हैव सीन द रिवीजन वीडियो, तुमको ये पूरा प्रोसेस याद रहेगा। तो IRP को बोला था कि भाई तेरे को क्लेम्स कलेक्ट करने हैं, जिन जिन लोगों के पैसे लेने बाकी है उन सबसे क्लेम्स कलेक्ट करना है। उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो लिक्विडेटर को भी यही सेम चीज बोला था कि तुझे भी कोलेट करने हैं क्लेम्स और उसको वेरीफाई करना है। तो ये पॉइंट ऐसा बोलता है, द लिक्विडेटर शैल ऑल्सो वेरीफाई द क्लेम्स कोलेटेड ड्यूरिंग द CIRP। मतलब कि ये वाला जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, उसने कुछ तो भी क्लेम्स कोलेट किया था, तुमको वो भी वेरीफाई करना है। बट
नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिटर है एसबीआई। एसबीआई ने है ना ये आईआरपी को बताया था कि भाई मेरा है ना 1 करोड़ लेना बाकी है। बाद में लिक्विडेटर को भी सेम कोलेट करना है क्लेम्स, तो यहाँ पे है ना एसबीआई ने उसको नहीं बताया कि मेरा 1 करोड़ लेना बाकी है। कोई बात नहीं, ये वाला रेगुलेशन बोल रहा है कि जब सीआईआरपी के टाइम पे कोलेट हुए थे ना क्लेम्स, तभी एसबीआई ने 1 करोड़ का क्लेम दिया हुआ था। अब उसने भले लिक्विडेशन के टाइम पे ये नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, द लिक्विडेटर विल स्टिल वेरीफाई दैट विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। मतलब जो भी लास्ट डेट रहेगा लिक्विडेशन के टाइम पे, जो भी क्लेम्स सबमिट करना है उसका लास्ट डेट वहां से 30 दिन के अंदर ये वेरीफाई कर देगा, एंड ही मे एडमिट और रिजेक्ट इन होल और इन पार्ट। तो अगर उसको लगता है कि एसबीआई का क्लेम समझो सेटल हो चुका है पहले, तो कोई बात नहीं, उसको रिजेक्ट कर देना। अगर लगता है एसबीआई को अभी भी पैसा नहीं मिला है तो एडमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 18, तो ये नवंबर 22 में भी अमेंडमेंट आया था। उसमें खाली ये इतना 4-5 वर्ड्स ऐड कर देना है तुम। तो ये रेगुलेशन 18 क्या था? द आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन कन्वीन द सीओसी मीटिंग एज एंड व्हेन ही थिंक्स फिट या ही थिंक्स नेसेसरी, उसके हिसाब से ही सब होगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स with at least 33% voting rights, RP may convene the meeting or place their proposal at the meeting only if he considers it necessary. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट बोलता है मीटिंग रखना ना रखना ये सब आरपी के ऊपर है डिसीजन मेकिंग। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर 33% वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स बोलते हैं कि मीटिंग रखो, या वो बोलते हैं कि ये प्रपोजल आप मीटिंग में रखो, तो अगर आरपी को लगता है नेसेसरी है तो ही वो रखेगा। ये पूरा पावर जो आरपी को दिया है ना, दिस विल बी टिल द प्लान अप्रूवल और लिक्विडेशन ऑर्डर। तो ये याद रखना, ये खाली इतना ऐड हुआ है कि जब तक प्लान अप्रूव होता है तब तक ये पावर है, या जब तक लिक्विडेशन ऑर्डर आता है तब तक ये पावर, क्योंकि उसके बाद तो उसका रोल खत्म ही हो गया। फिर फेकरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यूज वगैरह में। यहाँ पे लिमिट चेंज हुए हैं। तो इफ यू रिमेंबर रिलेटिव्स से कभी कभार कोई फॉरेन कंट्री आता है, बाहर वाले रिलेटिव्स से, तो रूल 6 बोलता है एनी पर्सन रिसीविंग एफसी मोर देन 10 लाख, पहले ये 1 लाख हुआ करता था, अब 10 लाख हो चुका है। तो एनी पर्सन रिसीविंग एफसी मोर देन 10 लाख और इक्विवेलेंट इन फाइनेंशियल ईयर, ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या रहता है? तो इधर रुपीज 10 लाख बोला हुआ है ना, तो दूसरे कोई करेंसी में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट मार के इक्विवेलेंट कर लेना। अगर 10 लाख रुपए के ऊपर है इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी रिलेटिव्स, he shall inform the central government by uploading details electronically online in form FC1। कितने टाइम में? तो विद इन 3 months फ्रॉम द रिसीट, ये भी टाइम बढ़ा दिया है, तो अब 3 महीने के अंदर FC1 फाइल होगा। तो बस यही अमेंडमेंट था कि अगर आपको रिलेटिव से मोर देन 10 लाख रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो आपको FC1 भरना है विद इन 3 months फ्रॉम द रिसीट। सेक्शन 32 एंड रूल 20। सेक्शन 32 क्या था? रिविजन के बारे में। अगर आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर को रिवाइज कराना है उसके लिए, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर दे दिया है, देखते हैं। पर्सन रजिस्टर्ड अंडर फेकरा हु इज अग्रीव्ड ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सीजी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ इसको कोई तकलीफ हुआ है, तो वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इसको अप्लाई करने वाला है। अप्लाई ऑनलाइन, नॉट फिजिकली। कब से ये लागू पड़ा है? 15 अगस्त 2022। तो कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है पहली बात तो, और वो अग्रीव्ड है कोई ऑर्डर से, तो वो कहाँ जाके अप्लाई करेगा रिवीजन के लिए? टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। बट ये ऑनलाइन करना है, देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मतलब अप्लाई कैसे करने है? ये देखो, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन। इसका मतलब तुमको, जो तुम नॉर्मल कोई भी लेटर राइटिंग करते हो ना, वैसा तुमको एक एप्लीकेशन खुद ड्राफ्ट करना है। एंड में तुमको उसका ऐसे मस्त साइन मारना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है ऑन फेकरा वेब पोर्टल विच इज fekra.online.nic.in। तो इस पे जाके तुमको अपलोड करना है। कहाँ पे? तो मेन हेडिंग होगा सर्विसेज अंडर फेकरा,
सब हेडिंग होगा रिविजन एप्लीकेशन अगेंस्ट सेक्शन 32। तो तुमको ये याद रखना है, FECRA online.nic.in पे जाना है, ये मेन हेडिंग और ये सब हेडिंग में जाके तुमको ये अपलोड करना होगा लेटर। अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, जो भी तुमको ठीक लगता है, क्योंकि तुम अगर रिवीजन के लिए मांग रहे हो, मतलब तुमको चाहिए कुछ चेंज हो ये ऑर्डर में, तो तुम उसका एविडेंस भी दे दो साथ 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 फीस भी दे देना 3000 रुपीज का। ओके, एंड फाइनली फेमा मेजर अपडेट है एंड लॉट्स ऑफ टेस्टेबल मटेरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधा सीधा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फेमा का वेटेज भले 8 से 10 मार्क का रहेगा, बट ये एक एक्सेप्शनल अटेम्प्ट हो सकता है, ये वाला और बाद वाला, मतलब May 23 या November 23, जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो एडिशन हुआ है वहां से टेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये देखो, ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर हैज बीन चेंज्ड फुल्ली, तो डिलीट द करंट वन एंड रेफर द न्यू वन जो नेक्स्ट पेज से चालू हो रहा है। तो ये जो फेमा है, उसमें ओडीआई के चैप्टर के बदले अब चैप्टर का नाम हो गया है फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये जो है ये ऑल टुगेदर एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। ये जो अमेंडमेंट वीडियो आ रहा है उसके 3-4 दिन के अंदर ये वाला भी आ जाएगा, फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये पूरा मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉट लाइक अ रिविजन बट लाइक फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोंट लीव इन ऑप्शन, डोंट स्किप दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में इतना सारा टेस्टेबल मटेरियल है, यू वोंट बिलीव। फुकट का तुम रिग्रेट करोगे बाद में एग्जाम में देखोगे कि 3-4 मार्क का आ गया। एंड ट्रस्ट मी द चैप्टर इज वास्ट नो डाउट, बट इट इज ईजी। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं डाला हुआ है कि तुम इसको स्किप कर लो। सो आई विल कवर दिस इन अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। तब तक तुम सारे रिवीजन वीडियोस देखना शुरू कर दो। May 23 के लिए जो भी अमेंडेड वाले हैं वो सारे वन बाय वन अपलोड हो रहे हैं, तो इन सम डेज सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे प्लेलिस्ट पे। सो कीप वॉचिंग इट, रोज रात को आधा एक घंटा देखो, ऐसे ही तुम्हारा लॉ पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा फिंगर टिप्स पे। ओके चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।